इमेजिन कीजिए एक ऐसा हथियार जो पल भर में लाखों जिंदगियों को खत्म करने की क्षमता रखता हो। एक ऐसा धमाका जिसकी चमक सूरज से भी ज्यादा तेज हो और जिसकी लपटें पूरे शहर को राख में बदल दें। यह सिर्फ एक बम नहीं बल्कि मानव सभ्यता की सबसे डरावनी खोज है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाया गया यह रहस्यमयी हथियार विज्ञान की जीत भी है और इंसानियत की सबसे बड़ी हार भी। हम बात कर रहे हैं उस पावरफुल वेपन की जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को खामोश कर दिया था। न्यूक्लियर बॉम्ब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल फैक्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1938 में, जब जर्मनी के वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फिजन की खोज की थी। यदि आपको नहीं पता न्यूक्लियर फिजन क्या होता है तो आइए पहले यही समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर फिजन आखिर में होता क्या है। जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन्स की बमबारी करते हैं जो कि पहले से अनस्टेबल एलिमेंट होता है और न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, जिसके कारण यूरेनियम 235 न्यूक्लियर्स दो छोटे छोटे एटॉम्स में टूट जाता है। जब ये टूटा है तो बहुत ही अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है। टूटने के बाद तीन नए न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं जो कि फिर से इस प्रोसेस को दोहराते हैं, जिसके कारण चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि यह रिएक्शन सिर्फ माइक्रोसेकंड में कंप्लीट हो जाती है। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन को पता चलता है कि जर्मनी भी न्यूक्लियर बम बना सकता है तो उन्होंने उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को लेटर लिखकर चेतावनी दी। यदि हिटलर के हाथों में यह न्यूक्लियर बम लग गया तो पूरी दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए आइंस्टाइन का कहना था जर्मनी यह न्यूक्लियर बम बनाए उससे पहले हमें इस बम को बना लेना चाहिए। आइंस्टाइन के इस चेतावनी से भरे लेटर को पढ़कर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फौरन ही एक्शन लिया। फाइनली अमेरिकन प्रेसिडेंट ने साल 1942 में एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर और यूएस आर्मी के जनरल लेस्ली ग्रोव्स। साल 2023 में आई क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर फिल्म मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर बेस्ड थी। उसमें दिखाया गया है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की स्टोरी को और कैसे साइंटिस्ट ने मिलकर इस एटॉमिक बम को बनाया। हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे कि इस फिल्म में ओपनहाइमर की स्टोरी पर इतना ज्यादा क्यों फोकस किया गया है। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसको लॉस एलमोस कहा जाता है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर गवर्नमेंट ने बेतहाशा पैसा बहाना शुरू कर दिया। साल 1945 में इस प्रोजेक्ट पर टोटल 2 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा किया गया था। यदि इन पैसों को 2025 के हिसाब से देखा जाए तो यह अमाउंट 25 से 30 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर होता है। अमेरिका की हिस्ट्री में यह प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा सीक्रेट बन गया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर टोटल 1,30,000 वर्कर्स काम करते थे। इन लोगों को बड़ी ही जांच पड़ताल के बाद इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया ताकि प्रोजेक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक ना हो सके। इन वर्कर्स में साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, रिसर्चर्स और लोअर स्टाफ शामिल था। सबको यह इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि प्रोजेक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर किसी को ना बताएं, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी नहीं। यहाँ कोई भी एक दूसरे को अपने असली नाम से नहीं जानता था। सबको एक फेक आइडेंटिटी दी गई थी। यहाँ पर लेटर भी आते थे पर फेक एड्रेस पर, और वो एड्रेस था पीओ बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको। इन लेटर्स पर सिटी नेम भी मेंशन नहीं किया जाता था। इन लेटर्स की सेंसरशिप के लिए यहाँ पर सेंसर
लेटर डिपार्टमेंट बनाया गया। यहाँ पर आने वाले लेटर्स को पहले पढ़ा जाता था, फिर आगे भेजा जाता था और यहाँ से भेजे जाने वाले लेटर्स को भी पहले पढ़ा जाता था। यह सब करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था, एटॉमिक बॉम्ब से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। पूरा का पूरा शहर बसाया जाता है सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए। हजारों साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और वर्कर्स को इस शहर में मूव किया जाता है। इनका सिर्फ एक ही काम था, यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 बनाया जाए। यहाँ पर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 क्यों बना रहे हैं? तो हम आपको बता दें कि यूरेनियम 238 से चेन रिएक्शन नहीं हो पाती, जिसके कारण यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन नहीं होती और ना ही हमें इतनी एनर्जी मिलती है जितनी कि हमें एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए चाहिए होती है। सिर्फ यूरेनियम 235 ही एक चेन रिएक्शन कर सकता है जिससे कि एक बॉम्ब बनाया जा सके। अब सवाल यह आता है कि यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 कैसे बनाया जाए। इसके लिए वैज्ञानिकों के पास 4 अलग अलग तरीके थे, गैसेस डिफ्यूजन, सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और लिक्विड थर्मल डिफ्यूजन। इन 4 अलग अलग टेक्नोलॉजीज को टेस्ट आउट करने के बाद 2 टेक्नोलॉजीज कुछ हद तक सक्सेसफुल होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और गैसेस डिफ्यूजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में हम एक बड़ी सी मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से सेपरेट करने के लिए। गैसेस डिफ्यूजन में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को एक पोरस बैरियर से पास किया जाता है, जिससे जो हल्के यूरेनियम 235 के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास हो जाते हैं, लेकिन यूरेनियम 238 के मॉलिक्यूल्स हेवी होने के कारण वो पास नहीं हो पाते। इसके अलावा प्लूटोनियम की भी प्रोडक्शन पर काम चल रहा था। प्लूटोनियम को भी यूरेनियम 238 से बनाया जाता है। जब हाइड्रोजन के एक आइसोटोप यूरेनियम 238 से बमबारी करता है तो प्लूटोनियम बनता है। बाद में पता चलता है कि प्लूटोनियम और भी ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है एज कम्पेयर टू यूरेनियम 238। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि अमेरिका 2 एटॉमिक बॉम्ब बना रहा था। पहला बॉम्ब जो यूरेनियम 235 पर बेस्ड था, जिसका नाम लिटिल बॉय था। इस बॉम्ब के मैकेनिज्म की बात की जाए तो वो बेसिकली एक गन टाइप डिजाइन है, जिसमें 2 यूरेनियम 235 के मासेस लिए जाते हैं जो कि क्रिटिकल वैल्यू से कम होते हैं। इन्हें एक दूसरे से तेजी से कंबाइन किया जाता है, जिसके कारण फ्यूजन चेन रिएक्शन होती है और एक धमाका होता है। दूसरा बॉम्ब जो कि प्लूटोनियम 239 पर बेस्ड था, जिसका नाम फेटमैन था। इसका डिजाइन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था क्योंकि यहाँ पर गन टाइप डिजाइन यूज नहीं कर सकते थे। यदि 2 प्लूटोनियम के मासेस को एक दूसरे से मिला दिया जाए तो वो इतनी तेजी से कंबाइंड होते हैं कि क्रिटिकल मास पहुंचने से पहले ही फ्यूजन रिएक्शन खत्म हो जाती है। इस रिएक्शन के इतनी तेजी से खत्म होने के कारण हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती और कोई भी धमाका नहीं होता। इसलिए फेटमैन बॉम्ब का गन टाइप डिजाइन फेलियर साबित होता है। यहाँ पर साइंटिस्ट ने प्लूटोनियम बॉम्ब के लिए एक अलग डिजाइन बनाया, जिसमें प्लूटोनियम के मास को एक हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर के अंदर प्लूटोनियम का सब क्रिटिकल मास रखा जाए और स्पेयर के बाहर एक्सप्लोसिव रखा गया ताकि इम्प्लोजन देखने को मिले प्लूटोनियम के मास की। इस मेथड को इम्प्लोजन मेथड का नाम दिया गया क्योंकि इस मेथड का पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ओपनहाइमर का कहना था कि इसे बॉम्ब में डालने से पहले हमें इसकी टेस्टिंग करनी बहुत जरूरी है, पर जनरल लेस्ली ग्रोव्स पहले तो टेस्टिंग के लिए मना कर देते हैं क्योंकि जनरल का कहना था कि हमने वैसे ही इतना कम प्लूटोनियम प्रोड्यूस किया है। लेकिन ओपनहाइमर ने कहा कि टेस्ट करना बहुत जरूरी है, तो आखिरकार जनरल टेस्टिंग के लिए मान जाते हैं। इस टेस्ट को नाम दिया गया ट्रिनिटी टेस्ट और इस बॉम्ब का नाम था द गैजेट। इस बॉम्ब में करीब 13 पाउंड प्लूटोनियम था। इस टेस्ट के लिए बॉम्ब को 100 फीट ऊंचे स्टील टावर पर रखा गया क्योंकि साइंटिस्ट देखना चाहते थे असली विस्फोट का इम्पैक्ट क्या होगा। कुछ दूरी पर हाई स्पीड कैमरास, सेंसर्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाए गए।
16 जुलाई 1945 को अमेरिका के न्यू मेक्सिको के रेगिस्तान में सुबह के करीब 5:30 बजे इतिहास का पहला एटॉमिक बॉम्ब डेटोनेट किया जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद साइंटिस्ट ने जितना एक्सपेक्ट किया था, यह ब्लास्ट उससे भी कई ज्यादा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने सोचा था कि यह धमाका लगभग 2 किलोटन टीएनटी के बराबर होगा, पर असल में यह धमाका 10 गुना ज्यादा यानी लगभग 21 किलोटन टीएनटी के बराबर हुआ था। इस धमाके के कारण वहां का टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। यह टेम्परेचर इतना होता है जितना कि सूरज के केंद्र का टेम्परेचर होता है। विस्फोट इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि पूरा स्टील टावर पूरी तरह वेपोराइज हो गया। इस धमाके की रोशनी 370 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी और शॉक वेव 160 किलोमीटर दूर तक महसूस की गई। 12 किलोमीटर ऊंचाई तक इस विस्फोट का मशरूम क्लाउड बना। इस धमाके को देखने के बाद ओपनहाइमर ने कुछ ये कहा। Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. इस टेस्ट को पूरा एक महीना भी नहीं बीता था और 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय बॉम्ब को जापान के शहर हिरोशिमा पर गिरा दिया जाता है और उसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फैटमैन बॉम्ब को भी नागासाकी शहर में गिरा दिया जाता है। हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे कि इन बॉम्ब्स का हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, कितने लोग मारे गए और आखिरकार इन बॉम्ब्स को क्यों गिराया गया। और भी बहुत कुछ जानेंगे हिरोशिमा और नागासाकी वाली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।